Okay, good morning, student. Today we are discussing about AC potentiometer. Okay, when we start AC potentiometer, what are the basic difference between AC potentiometer and DC potentiometer? हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो पोटेंशियोमीटर होता है वो यूज करते हैं अपन किसी भी अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करने के लिए, और उस अननोन ईएमएफ को अपन फाइंड आउट करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में कंपेयर कराकर। मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था डीसी पोटेंशियोमीटर, जिसके दो टाइप थे, स्लाइड वायर डीसी पोटेंशियोमीटर और क्रॉम्पटन डीसी पोटेंशियोमीटर। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एसी पोटेंशियोमीटर। ओके, व्हाट इज द एसी पोटेंशियोमीटर? The AC potentiometer, which is used for measuring the phase and the magnitude of the unknown EMF by comparing it with the non-EMF, such type of potentiometer is known as the AC potentiometer. बेसिकली जो डीसी पोटेंशियोमीटर होता है, उस डीसी पोटेंशियोमीटर में हम क्या करते हैं, अननोन वैल्यू निकालते हैं वोल्टेज की, सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जो एसी पोटेंशियोमीटर है, उस एसी पोटेंशियोमीटर में मैग्नीट्यूड के साथ में उसका फेज एंगल भी निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नीट्यूड है और जो फेज एंगल है, उन दोनों को कंपेयर करते हैं एक स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में। तो बेसिक डिफरेंस यही है। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ potentiometer is same as that of the DC potentiometer, like that the unknown voltage is determined by comparing it with the known voltage, and when both of them are equal, the galvanometer indicate the null point, hence the value of the unknown EMF is known. तो जो डीसी पोटेंशियोमीटर है, उस डीसी पोटेंशियोमीटर में हम अननोन वैल्यू फाइंड आउट करते थे वोल्टेज की। लेकिन एसी पोटेंशियोमीटर में क्या है कि वोल्टेज के साथ साथ हम उसका ये कह सकते हैं कि वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका फेज भी फाइंड आउट करते हैं। और जो अननोन वैल्यू है और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जब वो दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे तो आपका जो गैल्वेनोमीटर है, उस गैल्वेनोमीटर के अंदर जीरो डिफ्लेक्शन होगा, और उस तरीके से हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी पोटेंशियोमीटर? DC potentiometer, the voltage being measured is compared to the EMF of a standard cell, and AC potentiometer, the unknown voltage is compared with the voltage drop produced by a current of the same frequency across a non-resistance. बेसिक कॉन्सेप्ट यही है इसका कि आपका जो डीसी पोटेंशियोमीटर है वो अननोन वोल्टेज के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है। तो उस अननोन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड से अपन जो स्टैंडर्ड क्या है, इसमें स्टैंडर्ड जो आप सेल यूज कर रहे हो उसके अंदर, तो जो स्टैंडर्ड सेल है उससे अपन उसको कंपेयर कराएंगे। लेकिन जो एसी पोटेंशियोमीटर है, उसमें एसी पोटेंशियोमीटर में क्या होगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, उस V इज इक्वल टू आई आर से अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आपका एसी और डीसी पोटेंशियोमीटर में। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एसी पोटेंशियोमीटर। तो जो एसी पोटेंशियोमीटर है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पोलर टाइप पोटेंशियोमीटर और कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर। ये आपने नाम सुने होंगे, कोऑर्डिनेट को अपन रेक्टेंगुलर टाइप पोटेंशियोमीटर भी बोलते हैं। ओके, तो कहीं पर भी नाम चेंज हो उसमें आपको डाउटफुल नहीं रहना है। पोलर आपने देखे होंगे, पोलर कहाँ यूज करते हैं, पोलर वहां यूज करते हैं जहां मैग्नीट्यूड के साथ में फेज एंगल को भी फाइंड आउट किया जाता है। सेम रेक्टेंगुलर भी वहां यूज करते हैं जहां मैग्नीट्यूड के साथ में फेज एंगल को ऐड किया जाता है, राइट। ओके, फर्स्ट टाइप है आपका पोलर टाइप पोटेंशियोमीटर। This instrument consists of an ordinary DC potentiometer in which the resistance coil are non-inductive and the auxiliary apparatus like Drysdale phase shifting transformer and transfer instrument. बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि जो पोलर टाइप का जो पोटेंशियोमीटर होता है वो अननोन ईएमएफ को मेजर करता है, किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। और पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म ये होती है कि जो उसका मैग्नीट्यूड है और उसका जो रिलेटिव फेज है, ओके, तो उसके रिलेटिव फेज को और मैग्नीट्यूड को दोनों को फाइंड आउट करता है। और इस पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, बैलेंसिंग की कंडीशन में क्या होगा, आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है वो नल डिफ्लेक्शन देगा। और ये जो प्रिंसिपल है इसका, इसमें ये बता रहा है कि ये ड्राइसडेल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। इसमें जो इसका ऑपरेशन है वो ड्राइसडेल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर है।
और वो अपन पढ़ेंगे कि ड्राई स्टेल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है। बेसिकली ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में आपकी एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, आपकी एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। प्राइमरी में आप करंट को फ्लो कराते हैं, तो वो सेकेंडरी से लिंकअप होता है और उसके थ्रू आपका जो लोड कनेक्टेड होता है और आपका जो ऑपरेशन फुलफिलमेंट होता है। सेम यहाँ पर भी क्या है, एज अ प्राइमरी वाइंडिंग यहाँ पर आपको स्टेटर दे रखी है कि स्टेटर वाइंडिंग 1 या स्टेटर वाइंडिंग 2। जो पहली L1 है, दूसरी L2 है। पहले का जो करंट है वो I1 है, दूसरे का जो करंट है वो I2 है। ओके, तो हम जानते हैं कि जो आपकी सप्लाई है वो सप्लाई कहाँ जाएगी, वो सप्लाई जाएगी स्टेटर को। ओके, और इस स्टेटर के साथ में हमने कनेक्ट कर रखा है रोटर। रोटर क्या होता है, बेसिकली जो रोटर होता है वो रोटेटिंग पार्ट होता है। जैसे ही आप सप्लाई दोगे तो स्टेटर से लिंकअप होने के कारण रोटर है वो रोटेट होना शुरू करेगा और ये रोटर की वाइंडिंग है। ओके, और ये जो रोटर है, ये रोटर कहाँ से कनेक्टेड किया हुआ, रोटर कनेक्ट किया हुआ है टू पोटेंशियोमीटर। कौन सा पोटेंशियोमीटर है, स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर। इसमें सिर्फ इतना है कि पहले वाली जो डीसी पोटेंशियोमीटर है उसके अंदर जो सप्लाई थी वो डीसी थी और यहाँ पर जो सप्लाई है वो एसी है, राइट। ओके, अब ये जो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, बेसिकली फेज शिफ्टिंग जो ट्रांसफॉर्मर है, ये इसका कॉम्बिनेशन है एक तरीके से। तो जो फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर होता है वो रिंग शेप का स्टेटर होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये आपका एक रिंग शेप बन रही है। ये रिंग शेप का एक स्टेटर होता है जिसके अंदर 2 या 3 वाइंडिंग हो सकती है। जैसे एक और ये 2 है, कहीं पर 1 2 3 वाइंडिंग भी हो सकती है। और इस स्टेटर के अंदर आप क्लोजली फिट करते हैं इस रोटर को। और हमेशा हम जानते हैं कि स्टेटर के स्लॉट और रोटर के स्लॉट थोड़े से इनके बीच में रहता है। अगर इन दोनों के बीच में गैप नहीं हो तो ये दोनों अकड़ सकते हैं। इसका मतलब उसका जॉइंट बाहर नहीं आएगा, फ्रिक्शन भी हो सकता है, रोटेशन भी नहीं होगा। ओके, इसकी स्टेटर की जो वाइंडिंग है वो L1 है, इस स्टेटर की वाइंडिंग है वो L2 है। और ये जो दोनों होते हैं वो एक दूसरे से अपन ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के फेज पे होते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट I1 है और जो करंट I2 है, उन दोनों का जो फेज शिफ्ट होता है वो कितना होता है, 90% होता है। ओके, अब इन दोनों वाइंडिंग के कारण क्या होता है, एक रोटेटिंग फ्लक्स जनरेट होता है। और ये जो रोटेटिंग फ्लक्स है उसके कारण क्या होता है, सेकेंडरी ईएमएफ जनरेट होता है। और उस सेकेंडरी ईएमएफ के कारण आपकी जो रोटर है वो रोटेट होना शुरू होता है। ओके, और जब ये रोटर, अब इसमें क्या होता है कि जो रोटर है वो रोटर क्या होगा, वो रोटर स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे होगा। जब ये कांस्टेंट पोजीशन पे है, इसका मतलब स्टार्टिंग में वो 0 पोजीशन पे होगा। जैसे ही सप्लाई फ्लो होगी तो रोटर जितना मूवमेंट करेगा, जिस भी एंगल पे आएगा, वो एंगल हम मेजर करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रोटर का जो फेज डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ। ओके, तो जो स्टेटर पे अपन जो सप्लाई दे रहे हैं सिंगल फेज एसी सोर्स, वो ठीक है, और वो क्या हो रहा है, फेज स्प्लिटिंग हो रहा है। जैसे ही हमने सप्लाई दी, फेज स्प्लिट हुआ, I1 और I2 में, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज है। उसके बाद में हमने कैपेसिटर यूज किया हुआ है, कैपेसिटर C यूज किया है और वेरिएबल रजिस्टर R किया है। हम आप समझते हो, आप समझते हो वेरिएबल रजिस्टर क्या होता है। वेरिएबल रजिस्टर ये होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर सको। ओके, और जो बेसिकली कैपेसिटर सी है, वो कैपेसिटर सी ये करता है, फेज को स्प्लिट करने का काम करता है, राइट। तो बेसिकली ये इसका कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से ये वर्क करता है। लेकिन जब आप इसको देखा जाए कि इसका वर्किंग क्या होता है, तो इसका वर्किंग बेसिकली ये होता है कि आपका जो, जब आपने इसमें सप्लाई दी, ओके, तो जो एक तो पहला मैग्नीट्यूड, यहाँ से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड अपन पोटेंशियोमीटर के थ्रू, जो आपके पास स्टैंडर्ड वैल्यू है, और जो मेजर वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, पोटेंशियोमीटर से, और स्टैंडर्ड वैल्यू आपके पास सप्लाई से है, राइट। तो ये आपका हो गया। और दूसरा चीज कि जो फेज एंगल है, यहाँ पर फेज एंगल 90 डिग्री का डिस्प्लेस्ड है। तो यहाँ पर भी दोनों की जो I1 और I2 करंट की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे अमीटर से। और उस अमीटर में पहले के केस में कितना करंट आ रहा है, दूसरे के केस में कितना करंट आ रहा है, तो वो जो करंट है और ये जो करंट है, उन दोनों के बीच का फेज और इनका जो मैग्नीट्यूड है, उस दोनों मैग्नीट्यूड को मेजर करेंगे। तो मेजर किस तरीके से करें, ये आपकी जो वैल्यू है वो स्टैंडर्ड वैल्यू है जहां से आप सोर्स दे रहे हो। और जो ट्रू पोटेंशियोमीटर स्लाइड है वायर है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये आपका मेजर्ड वैल्यू। तो उस तरीके से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपके पास इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ईएमएफ जनरेट होगा दोनों में, जैसे मैं कहूं कि ये L1 है, तो उस L1 के लिए क्या ईएमएफ जनरेट होगा, तो उस L1 के लिए जो ईएमएफ जनरेट होगा वो हो जाएगा KI
साइन ओमेगा टी कॉस थीटा। ओके, चलो इसको अपन नहीं भी समझते तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि जो आपका ईएमएफ है ई, मैं आपको एक बार लिख के इसको बताता हूं कि जो ईएमएफ है ई, वो ईएमएफ क्या होगा, जो आपका ईएमएफ है ई इज इक्वल टू के आई साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये साइन ओमेगा टी, राइट। और अगर मैं दूसरे ईएमएफ की बात करूं तो दूसरा ईएमएफ मेरे पास क्या हो जाएगा, दूसरा ईएमएफ मेरे पास ये हो जाएगा, दूसरा ईएमएफ मेरे पास ये हो जाएगा, पहले साइन ओमेगा टी था तो दूसरा आपके पास हो जाएगा ई टू इज इक्वल टू के आई साइन ओमेगा टी प्लस एंगल कितना चेंजेस हुआ 90, तो दूसरा आपका हो जाएगा 90। अगर आप पहले वाले में अगर कॉस को भी इंक्लूड करते हैं तो पहला आपके पास हो जाएगा E1 इज इक्वल टू के आई साइन ओमेगा टी कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा T2 इज इक्वल टू के आई साइन ओमेगा टी प्लस 90, देन आगे हो जाएगा cos थीटा प्लस 90। तो आप उस तरीके से कह सकते हो कि जो दोनों आपके पास जो वैल्यू है, वो दोनों वैल्यू किस तरीके से है, वो दोनों वैल्यू आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं कि जो बेसिकली जो आपका जो डिफरेंस है, जो फेज डिफरेंस है, उस फेज डिफरेंस को शो कर रहा है कि L1 और L2 में कितना फेज डिफरेंस है, राइट। ओके, तो ये उसके बाद में अगर आप चाहो तो ये आपको ये दे रखा आपको ड्राई स्केल फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर का, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। द फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ अ लैमिनेटेड सिलिकॉन स्टील स्टेटर, ऑब्वियसली वी नो दैट हाउसेज आर 2 और 3 फेज वाइंडिंग, मैंने आपको यही बताया। रोटर इज आल्सो अ लैमिनेटेड स्ट्रक्चर हैविंग स्लॉट इन व्हिच अ वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, देयर इज अ स्मॉल एयर गैप बिटवीन द स्टेटर एंड रोटर। तो जो चीज मैंने आपको बताई है, जो मैंने आपको बताई है वो सारी चीज में लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ आर एंड द कैपेसिटर सी आर एडजस्टेबल अंटिल द करंट थ्रू द टू वाइंडिंग आर इक्वल विद 90 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है वो इसमें लिखी हुई है, आप उसको स्टडी कर सकते हैं। तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, पोलर टाइप एसी पोटेंशियोमीटर के अंदर जो अननोन वैल्यू है मैग्नीट्यूड और फेज की, उस अननोन वैल्यू को हम कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ फेज एंड मैग्नीट्यूड से। ये वही कॉन्सेप्ट है जो आपका ऑपरेशन, एक डायग्राम और था मेरे पास वो मैंने इसमें शो कर रखा है, ऑपरेशन विद एसी। तो राइट, इसको भी आप उसके साथ में चाहो तो ऐड कर सकते हैं। ओके, देन सेकंड वन इज कोऑर्डिनेट टाइप सर पोटेंशियोमीटर। इसमें डीसी सप्लाई दे रखी है, यस, डीसी सप्लाई दे रखी थी क्या? हाँ डीसी से ही करेंगे इसको। अपन एसी है ना अपन, ये तो एसी जो डीसी अपन जो यूज करते हैं वो डीसी उसके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए करते हैं। इसका जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन उसका एसी पे ही है, लेकिन जब इसको स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है उसके लिए डीसी का रिक्वायरमेंट होता है, सो वी कैन यूज डीसी। ओके ओके। ओके, सेकेंड वन इज कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर। In coordinate AC potentiometer, two separate potentiometer are kept in one circuit as shown in the figure। इसमें दो सर्किट आपको दे रखे, देख लो। ये आपका इन फेज पोटेंशियोमीटर है, ये आपका क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर है। जहां पर आपके पास स्लाइड बार अलग दे रखा है, ये ए डैश, बी डैश, सी डैश, ये आपका स्लाइड बार पोटेंशियोमीटर है। और हम आप सब लोग जानते हैं कि जो आपका पोटेंशियोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो डीसी, एक तरीके से स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं, आप डीसी में उसको करते हैं ऑपरेट। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि उस एसी, जो मैं आपको बता रहा था, जो एसी सोर्स मैंने कनेक्ट किया है एसी पोटेंशियोमीटर के लिए, वो उसको पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद में जब आप उसको फीड करोगे टू पोटेंशियोमीटर, वहां पर एक चीज लिखी होती है टू पोटेंशियोमीटर, टू पोटेंशियोमीटर। तो ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो डीसी पे ऑपरेटेड है, राइट। तो यहां से जब आप उसको दे रहे हैं वो पोटेंशियोमीटर को क्या दे रहे हैं, जो पोटेंशियोमीटर आपका जो पोटेंशियोमीटर वर्क कर रहा है वो डीसी पे कर रहा है, लेकिन जब आप उसको यहाँ से जो पूरा प्रोसेस है वो एसी का है, सो वी कैन से दिस इज अ एसी पोटेंशियोमीटर, राइट। बट वी आर वर्किंग ऑन जस्ट कैलिब्रेशन ऑफ डीसी पोटेंशियोमीटर। ओके, द कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर। अब इस कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर में आपको क्या दे रखा है, बेसिकली क्या होता है कि जो कोऑर्डिनेट टाइप पोटेंशियोमीटर होता है वो अगेन अननोन ईएमएफ को फाइंड आउट करता है, लेकिन जिस तरीके से वो पोलर फॉर्म में करता था इसी तरीके से ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में करेगा। ओके, तो इसका अब इसमें क्या होता है कि जो पोटेंशियोमीटर है इसमें दो चीज होता है, एक तो आपका होता है इन फेज पोटेंशियोमीटर और एक होता है क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर, राइट। अब ये इन फेज और क्वाड्रेचर क्या होता है,
इन फेज और क्वाड्रेचर ये होता है कि जब देखो ये इसमें ऑलरेडी मैं इसमें मेंशन कर चुका हूं कि इन फेज और ये दोनों चीजें क्या होगी। तो इसमें आपके पास अगेन वही है, उसका मैग्नीट्यूड भी आपको फाइंड आउट करना है और उसके जो दो फेज एंगल होंगे वो फेज एंगल भी फाइंड आउट करने हैं। टू सेपरेट पोटेंशियोमीटर आर केप्ट इन वन सर्किट एज शो इन द फिगर। टू सेपरेट कौन से पोटेंशियोमीटर हुए, एक इन फेज पोटेंशियोमीटर और दूसरा कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर। द फर्स्ट वन इज नेम्ड एज द इन फेज पोटेंशियोमीटर which is used to measure the in-phase factor of an unknown EMF, and other one is named as quadrature potentiometer which measure quadrature part of the unknown EMF. The sliding contact AA dash in the in-phase potentiometer and BB dash in quadrature potentiometer. ये आपको दे रखा है इसमें, ये AA डैश है और ये BB डैश है। तो जो AA डैश है वो इन फेज के इसके अंदर है और जो BB डैश है वो एक तरीके से यहाँ ऑपरेटेड कनेक्टेड हो रहा है ये इन्होंने, तो ये क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर हो गया, राइट। By adjusting, इसमें दो रियोस्टेट दे रखे, by adjusting rheostat R and R dash and sliding contact, the current in the quadrature potentiometer become equal to the current in the in-phase potentiometer, and a variable galvanometer show the null value S1 and S2 are sign changing switches which are used to change the polarity of test voltage. यहाँ पर आपके पास क्या होगा कि जो दो पोटेंशियोमीटर दे रखे हैं, एक आपका पोटेंशियोमीटर और एक आपका क्वाड्रेचर पोटेंशियोमीटर, राइट। इन दोनों की वैल्यू सेम करेंगे अपन, इन दोनों की वैल्यू जब तक सेम नहीं होगा जिस तब तक वो ऑपरेट नहीं होगा, राइट। यहां मैंने एक चीज दे रखी है, स्विच S1 है, स्विच S2 है। स्विच S1 और S2 किस लिए यूज कर रहे हैं, स्विच S1 और S2 इसलिए यूज करते हैं इनकी पॉलरिटी को अगर चेंज करना है, इसके साइन को चेंज करना है, राइट। तो इस तरीके से अब बात आती है कि इनका फेज कैसे मेजर करेंगे। तो जो क्वाड्रेचर कंडीशन में है उन दोनों का जो फेज डिफरेंस होता है वो 90 डिग्री होता है। ये जो क्वाड्रेचर कंडीशन है उस क्वाड्रेचर कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों का जो फेज होता है वो 90 डिग्री होता है। तो जब आप उसको पोटेंशियोमीटर से करोगे कनेक्ट टू पोटेंशियोमीटर, तो वहां पर जो आपका मेजरमेंट आएगा इन फेज और क्वाड्रेचर का, वो कितना आ रहा है उसको भी आपको 90 पे लाना है। और 90 की लाने के बाद में आपको देखना है कि जो गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो डिफ्लेक्शन किस तरीके से हो रहा है, राइट। तो कोई ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ आपके जो फॉर्मेट है चाहे वो पोलर हो चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, उसमें आपका जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो या तो पोलर कोऑर्डिनेट में होना चाहिए या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। Now the measure unknown EMF, its terminal are connected across sliding contact AA dash using selector switch 3। ये वही चीज है जो मैंने आपको बताया है। तो इसमें आपके पास जो करंट की वैल्यू है या जो वोल्टेज है, मैं कहूँ कि जैसे आपका इनफेज कंपोनेंट्स है तो उसके लिए वोल्टेज कितना होगा, VA होगा, ठीक है। सेम जो आपका क्वाड्रेचर कंपोनेंट है वो क्या होगा, VB होगा। तो आपके पास जो दो पोटेंशियोमीटर कनेक्टेड है, एक तो इनफेज और दूसरा क्वाड्रेचर, तो उन दोनों को पास कंपेयर कराना है अननोन के साथ में, राइट। तो इस तरीके से आप दोनों का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं, VA और VB, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है आपका एप्लीकेशन ऑफ AC पोटेंशियोमीटर। एप्लीकेशन ऑफ AC पोटेंशियोमीटर, आप जानते हो कि जो आपका पोटेंशियोमीटर है वो दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसके बेसिक एप्लीकेशंस है वो करीब करीब DC पोटेंशियोमीटर के अकॉर्डिंग ही है। पहला आपका दे रखा है वोल्टेज कैलिब्रेशन। हम जानते ही है वोल्टेज कैलिब्रेशन क्या होता है कि जब आपके पास अननोन वोल्टेज की वैल्यू है, उस अननोन वोल्टेज की वैल्यू को मुझे नॉन के साथ में यूज करना है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप उसको कंपेयर कराएंगे, राइट। सेकेंड वन इज अगेन मीटर कैलिब्रेशन, थर्ड वन इज वॉटमीटर टेस्टिंग। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो वॉटमीटर जो एनर्जी की जो टेस्टिंग होती है वो दोनों की करीब करीब एक जैसी ही होती है। अगेन उसमें फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, उसको आप ऑपरेट करते हैं। ये अपन कल के लेक्चर में जब मैं पहली यूनिट के बारे में आपको पढ़ाऊंगा कि जो वॉट मीटर और एनर्जी मीटर में क्या क्या एरर होते हैं उसको किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है और उनके कुछ टेस्टिंग मेथड्स होते हैं वो क्या होता है, उसको अपन इसको डिस्कस करेंगे। देन मेजरमेंट ऑफ सेल्फ रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल एंड अदर एप्लीकेशंस, जैसे एक्यूरेसी रिलेटेड हो, the AC potentiometer is used for engineering measurement in which the accuracy of 0.5% to 1% is essential। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशंस है जो आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट।